ऑल राइट क्लास, लेट्स स्टार्ट। पिछले सेशन में हमने गेट्स और सर्किट्स का चैप्टर ख़त्म किया है। बेसिकली वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी बेसिस पे जिसे इस्तेमाल करते हुए आपका पूरी मॉडर्न डे कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, अब हमने थोड़े ब्रॉड लेवल पे जाके बात करनी है कि कंप्यूटिंग में एक्चुअली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके मॉडर्न कंप्यूटर में। ठीक है, यानी जिनको इस्तेमाल करते हुए आपका जो भी एंड गोल होता है वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जितनी भी कंप्यूटिंग है वो बेसिकली एक वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर उठा लें, मोबाइल डिवाइस उठा लें, उन सारों में आपका जो ब्रॉड लेवल पे आर्किटेक्चर है वो ये है। और इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जहाँ से इनपुट आती है। उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसर जो है ये आपकी इनपुट को प्रोसेस करता है, आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करता है। और वो रन करने के लिए वो मेमोरी यूनिट जो है वहाँ से कुछ डेटा उठा भी सकते हैं और वहीं पे डेटा कॉपी भी कर सकते हैं, और ये हम थोड़ी डिटेल में बाद में देखेंगे। और ये सारी प्रोसेसिंग हो गई है तो उसके एंड पे आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट एंड यूजर तक पहुंच जाती है। या फिर अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी है तो आपका ऑक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने इन सारे मॉड्यूल्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डेटा स्टोरेज पे आ जाएं। वॉन नाइमन, ये जिस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने ये आर्किटेक्चर प्रपोज किया था। ऑलराइट, डेटा स्टोरेज पे आ जाएं तो स्टोरेज सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज जो होती है वो रजिस्टर होता है और वो आपके प्रोसेसर के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये स्मॉलेस्ट है पर इसकी जो एक्सेस है वो फास्टेस्ट होती है क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद जो लेवल होता है वो कैश का होता है। सर हाँ जी, सर ये जो वान न्यूमैन है इसने सी लैंग्वेज नहीं प्रपोज की थी? क्या कह रहे हैं? सी लैंग्वेज नहीं प्रपोज की थी सर? यार आप चैट विंडो में लिख दें, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही है? यार चैट विंडो में लिख दें प्लीज। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ऑलराइट, रजिस्टर के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कैश का होता है। कैश जो है वो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू द रजिस्टर, पर रैम रोम और हार्ड डिस्क के मुकाबले में अभी भी बहुत कम होता है। यानी रजिस्टर की बात करें तो ये कुछ बिट्स में होता है और कैश की बात करें तो ये कुछ किलोबाइट्स में होंगे। ठीक है, तो ये भी रिलेटिवली स्मॉल है और इसकी एक्सेस जो है वो काफ़ी फास्ट होती है। ये बेसिकली रजिस्टर और रैम के बीच वाला लेवल होता है। ठीक है, और कैश भी जो है कुछ आपकी प्रोसेसर के ऊपर होती है, कुछ आउटसाइड द प्रोसेसर होती है। ठीक है, और ऑब्वियसली जितना प्रोसेसर के करीब होगा उतनी फास्ट एक्सेस होगी। नेक्स्ट लेवल रैम का होता है या रोम का होता है। और रैम जो है बेसिकली ये प्रोसेसर से हटके होती है और इसमें साइजेज जो है वो काफ़ी बड़े साइजेज हो सकते हैं। यानी आजकल जो नॉर्मल रैम का साइज है वो यूजुअली 6 गीगाबाइट में होता है, पर 8 वाली मशीन भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका साइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द कैश एंड रजिस्टर, पर इसकी एक्सेस जो है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती कंपेयर टू द रजिस्टर। ठीक है, और जो आखिरी लेवल है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है या हार्ड डिस्क कह लें आप। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है इन सब में। फॉर एग्जांपल आपकी आजकल 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क जो है वो काफ़ी कॉमन हो चुकी हुई है। पर हार्ड डिस्क का मसला क्या होता है कि काफ़ी स्लो एक्सेस है, और क्यों स्लो है वो हम अभी थोड़ी देर में इसे डिटेल में डिस्कस करते हुए देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी आते हैं उस पर नहीं, हार्ड डिस्क नहीं होती। ठीक है ना सर रजिस्टर परमानेंट स्टोरेज करता है। अभी रोम और रैम में डिफरेंस डिस्कस करते हैं, एक मिनट ठहर जाए। अच्छा, सवाल था कि वॉन न्यूमैन ने सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी कि नहीं? नहीं, सी लैंग्वेज आई थिंक बियॉन्ड नाम था बंदे का, बियॉन्ड स्ट्रॉस के क्या, वॉन न्यूमैन ने सी लैंग्वेज नहीं प्रपोज की थी। ठीक है, ऑल राइट, आगे आ जाए।
सर तो आगे अब डिफरेंस क्या है रैम और रोम में। तो क्लास जो आप बेसिकली एक बात याद रखें कि आपका जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा आपको चाहिए वो सब कुछ आप जब कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो पड़ा वो हार्ड डिस्क में ही होता है। पर जिस प्रोग्राम को आपने रन करना है वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क से कॉपी हो जाता है रैम के अंदर, और फिर रैम से उसकी एग्जीक्यूशन बेसिकली सारी हो रही होती है। ठीक है, ऑल राइट। अब रैम है क्या? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब है कि आप किसी भी रैम के मेमोरी सेल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर लेते हैं। ये नहीं होता कि आपका अगर कोई 1000वां सेल था तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको पहले सेल से लेके 999 सेल्स को एक एक करके उसके ऊपर से मूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। जिस सेल को आपने एक्सेस करना है डायरेक्टली आप उसे एक्सेस करके, कुछ रीड करना था तो रीड कर लेते हैं, कुछ राइट करना था तो आप उसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। और एज अपोज टू दैट दूसरी जो मेमोरी होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम भी रैंडम एक्सेस है, विच मीन कि रोम में भी आप किसी सेल को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। ये नहीं होगा कि पहले सेल से लेके उस सेल तक आपको एक एक करके गुजरना पड़े, ऐसे नहीं होता। रोम जो है वो भी रैंडम एक्सेस है। और फर्क रोम और रैम में क्या है? नंबर वन, रैम जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें जो भी चीज पड़ी हुई है उससे चेंज किया जा सकता है। रोम के अंदर जो चीज पड़ी है वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स रहती है। ठीक है, और दूसरा फर्क क्या है कि रैम वॉलेटाइल है, रोम वॉलेटाइल नहीं है। विच मीन कि जब आप अपनी मशीन को स्विच ऑफ करेंगे या बिजली चली जाती है तो रैम के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड रोम के अंदर जो पड़ा होता है वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये रैम और रोम में फर्क है। और प्रोग्राम जब आपने कोई रन करना है तो वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर कॉपी होता है, रैम के अंदर, नॉट रोम। और रैम से फिर एक एक लाइन ऑफ कोड को बारी बारी कॉपी किया जाता है आपके प्रोसेसर में। वो भी अभी बात करते हैं उस पर। और प्रोसेसर फिर उस एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अब रैम की अगर शक्ल देखें तो बेसिकली आपके मल्टीपल सेल्स हैं जो कि वन बाय वन एक के बाद एक कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और याद रखें कि हर सेल के अंदर डेटा होता है और हर सेल को एक्सेस करने के लिए उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, यानी अगर आपका प्रोसेसर जो है स्पेसिफाई करता है कि एड्रेस 11111100 पे जो भी चीज पड़ी हुई है वो कॉपी कर लो, तो वो ये एड्रेस स्पेसिफाई कर देगा प्रोसेसर। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी थी, चाहे वो डेटा है चाहे कुछ और है, वो सारा का सारा प्रोसेसर में कॉपी हो जाता है। ठीक है, और चूंकि ये रैंडम एक्सेस है तो दैट मीन्स कि डायरेक्ट एक्सेस होगी। ये नहीं होगा कि पहले इस सेल पे आए चेक करें कि ये एड्रेस ठीक है, फिर अगले सेल पे आए, फिर अगले पे आए, फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे, और फाइनली यहाँ पे आए। ऐसे नहीं होता। आपका प्रोसेसर को अगर ये एड्रेस चाहिए था तो वो डायरेक्ट इसी एड्रेस पे आएगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, ऑलराइट। अगला सवाल है कि मैंने अभी बात की है कि रैम के अंदर सेल में एक एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस होता है, और सेल के अंदर कुछ पड़ा होता है। वो जो उसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं वो क्या है? एक तो वो डेटा होता है। कोई एग्जांपल दें डेटा का? बिट्स हैं, पर किस चीज की बिट्स? क्लास को एग्जांपल दें, कोई ऑनलाइन बैठा है वो भी एग्जांपल दें। 01 जी, सर। डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा क्या होगा? कोई एग्जांपल दें डेटा का। हाँ जी, सर कोई कोई बोला भी तो। इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा कहलाती है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अच्छा, ये किसी ने जवाब दिया, फिगर्स आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके इमेजेस है वो डेटा है, आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट है वो डेटा है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं वो भी डेटा है। तो सब कुछ डेटा है। डेटा के अलावा रैम में क्या पड़ा होता है? हाँ जी, डेटा के अलावा कुछ होता है?
यानी एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एज एन एंड यूजर चाहिए, उसके अलावा क्या पड़ा होता है रैम में? उसे रन करने के लिए। क्लास देखें, आपकी रैम में दो चीजें पड़ी होती हैं, एक डेटा होता है और एक इंस्ट्रक्शन होती हैं। अगर आप एग्जांपल लें कि आपने डबल क्लिक करके अपनी एक वर्ड फाइल को खोला है, ठीक है सर मशीन कोड्स ठीक है, मशीन कोड ही है, सही है। आपका जो भी प्रोग्राम है वो मशीन कोड में होता है और लाइन बाय लाइन वो रैम के अंदर पड़ा होता है। अब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट सपोज आपकी असाइनमेंट 2 की एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, आप उसे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा? आपकी हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा हुआ था। कौन सा डेटा पड़ा हुआ है? जो आपकी वर्ड फाइल है असाइनमेंट 2, उसके अंदर जो डेटा है वो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है। और उसके अलावा हार्ड डिस्क पे क्या पड़ा हुआ है? आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम है, वो पूरा प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है। तो जब आप अपनी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क से रैम में आ जाएगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके फाइल के अंदर डेटा था वो भी हार्ड डिस्क से कॉपी होकर रैम में आ जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो रैम से ही आपकी फाइल को उठा के आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, और बात यह है कि प्रोग्राम एज वेल एज द डेटा दे बोथ एग्जिस्ट इनसाइड द रैम। वो हार्ड डिस्क के अंदर नहीं वो एग्जीक्यूशन होगी होती, हार्ड डिस्क से वो सब कुछ कॉपी हो जाता है रैम में और फिर प्रोसेसर वन बाय वन रैम से इन चीजों को कॉपी कर करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये रैम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बाय द वे ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताई है कि हार्ड डिस्क से कॉपी होके रैम में ला के फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगला पॉइंट है कि मेमोरी की जब बात करते हैं तो लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि एड्रेस जो है वो 1 बाइट का है, यानी आपके रैम के जितने भी सेल्स हैं हर सेल का जो एड्रेस है वो 1 बाइट है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस रैम में आपके ख्याल में कितने सेल्स होंगे? आज जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए क्या ख्याल है आपका? अगर 1 बाइट का आपका एड्रेस है तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे उस रैम के? जितने एड्रेसेस पॉसिबल हैं उतने ही रैम के अंदर सेल्स होंगे, यूनिक सेल्स। तो क्या जवाब है? 2 सर। 1 बाइट में सिर्फ 2 सेल्स होंगे? हाँ जी, और 3 सेल। ओके, एक जवाब आया 8 सेल होंगे। अगर एड्रेस 1 बाइट का है तो उसमें 8 सेल होंगे सिर्फ, और किसी ने जवाब दिया 3 सेल्स का। 3 कैसे आपने फिगर निकाला है? यानी 8 का तो मैं समझ सकता हूं कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि चलो 8 बिट्स है तो 8 आपके एड्रेसेस होंगे। 3 आप कैसे आए हैं? कोई क्या सोच चल रही थी? क्योंकि उससे फिर पॉइंट ज्यादा क्लियर किया जा सकता है अगर आप शेयर करें। अच्छा, नेवर माइंड, ठीक है क्लास। चले, अगला सवाल है कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे डिसाइड किया जा सके कि अगर 1 बाइट का एड्रेस साइज है या 8 बिट्स का एड्रेस साइज है तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यूनिक? एक सजेशन आई है कि 8 बिट्स है तो उसका log बेस 2 ले लें। 8 बिट, अच्छा ठीक है, तो आप जो 3 कह रहे थे वो यहां से आपने निकाला है। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लास देखें, ओके 8 बाइट्स हैं, कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? पहली कॉम्बिनेशन है ऑल जीरोस, अगली कॉम्बिनेशन है ऑल जीरोस फॉलोड बाय 1, फिर 000000 1 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0000 1 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रही है।
आखिरी जो है 11111100 है, फिर 11111101 है। तो ये आपके ख्याल में सिर्फ 8 होंगे, या अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हैं 8 बिट्स का बेस 2, तो वो तो 3 आता है। तो इसका मतलब है सिर्फ 3 एड्रेसेस पॉसिबल है। और कैलकुलेटर वापस रख दें, आपको कैलकुलेटर इस चीज के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लास देखें, इसका जवाब सिंपल है और अब तक ये जवाब आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्लास में ये चीज की है। यानी आज 14वीं क्लास है और मेरा नहीं ख्याल कोई भी क्लास है जिसमें हमने ये ऑपरेशन ना किया हो। ठीक है, तो देखें, अगर आपकी 8 बिट्स हैं एड्रेस के लिए, तो दैट मीन्स कि 2 to the power 8 यूनिक एड्रेसेस पॉसिबल हैं, और 2 to the power 8 बेसिकली 256 बनता है। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी एड्रेस साइज 1 बाइट है, तो आपको 256 एड्रेसेस आपके हाथ में अवेलेबल होंगे। और 256 एड्रेसेस का मतलब है कि आपकी रैम में 256 यूनिक सेल्स हैं जिनको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर उल्टी तरफ से देखें, तो मैं अगर आपसे सवाल करता हूं कि आपकी रैम में 256 सेल्स हैं जिनके अंदर डेटा रखा जा सकता है, तो इन सारे सेल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कितनी बिट्स की एड्रेस चाहिए? उसका सर फॉर्मूला इसका क्या फॉर्मूला होगा? हाँ जी, log to the base of 2 और साथ में सर 8 लिखेंगे। यस, परफेक्ट, एक्सीलेंट। सर 256 लिखेंगे। 256 एड्रेसेस हैं और उसका आप लॉग बेस 2 निकालें तो वो 8 बिट आ जाता है। ठीक है, तो 256 एड्रेसेस के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए उन सारों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रैम की बात कर ली है। और बाय द वे रॉम में भी एड्रेसिंग इसी तरीके से होती है। ठीक है, इट्स जस्ट के फर्क क्या है कि रॉम में वो डिलीट नहीं होगा और उसे आप चेंज नहीं कर सकेंगे। रैम में सेल के अंदर जो डेटा पड़ा होता है उसे आप चेंज कर सकते हैं, और जब आप स्विच ऑफ करेंगे अपनी मशीन को तो वो सारा खाली हो जाएगा। ठीक है, और पर एड्रेसिंग वगैरह जो मैंने अभी बात की है, ये रैम पे भी अप्लाई करती है, ये रॉम पे भी अप्लाई करती है। अगली चीज है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो मेन मेमोरी का हमने कहा है कि वो वॉलेटाइल है और लिमिटेड है, यानी उसका साइज कम है और जब बिजली बंद होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए होती है जो कि स्विच ऑफ करने के बाद भी आपके साथ रहे। ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो मच स्लोअर एक्सेस है कंपेयर टू मेन मेमोरी, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है उससे ज्यादा कैपेसिटी होती है। यानी रैम अगर आपकी 8 GB की है, चांसेस आर कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 256, 512 या फिर 1 टेराबाइट की होगी। और सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसके कंटेंट डिलीट नहीं होते, जब एज एन के जब बिजली बंद हो तो सेकेंडरी स्टोरेज में कंटेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात की है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है दैट इज मच स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क जो आपकी कॉमन है कंप्यूटर्स में, और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दैट इज मच स्लोअर देन द मेन मेमोरी। और उसके अलावा आजकल जो नए डिवाइसेस हैं उसमें SSD भी आ रही है। ठीक है, तो उसमें जो एक्सेस स्पीड होती है वो आपकी रैम जैसी एक्सेस स्पीड ही होती है, और उसमें एक्सेस का तरीका भी यही है कि आप एड्रेस पे जाते हैं जो जैसे रैम में मैंने मेंशन किया था, और उस एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसे आप उठा लेते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो उससे फर्क है। हार्ड डिस्क में आपका मैकेनिकल मोशन हो रहा होता है, वो हम अभी देखते हैं कि वो क्यों फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले पुराने जमाने में जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती थी वो मैग्नेटिक टेप में थी। यानी आज से अगर आप 80s का जमाना या 70s का जमाना देखें तो आपका जो भी डेटा स्टोर होता था वो एक मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर हुआ होता था। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, आप जो मूवीज देखते थे तो वो एक कैसेट होती थी, आप जो गाने सुनते थे वो भी एक कैसेट होती थी। ये जो CD से पहले का जमाना है या DVD से पहले का जमाना है। तो उस अप्रोच में सबसे बड़ा मसला क्या था? हाँ जी, जो ऑनलाइन है क्या ख्याल है? मैग्नेटिक टेप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सर डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी।
ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी, आपको एक लंबे रूट से जाना पड़ता था, और दूसरे स्टूडेंट ने भी यही बात की कि अगर आपने रिवाइंड करना है या उसे फॉरवर्ड करना है तो मसला क्या होता था। लेट्स सपोज मैं एक मूवी लेके आया हूँ, और अगर आप लोगों ने मूवीज देखी है, वो टेप वाले जमाने में आप जिंदा थे, ठीक है, तो क्या होता था कि आप दुकान से मूवी लेके आते थे, वीसीआर में डालते थे, और फिर 5 मिनट जो है उसे रिवाइंड करते थे, क्योंकि अगले बंदे को तमीज नहीं होती थी कि मूवी देख के रिवाइंड करके वो वापस करे दुकान वाले को। तो मूवी जो है वो एंड पे पहुंची होती थी, 5 मिनट उसे रिवाइंड करने में लगते थे, और उसके बाद जो है आप एक्चुअल उसे प्ले करते थे, ठीक है। और वही एग्जांपल है कि म्यूजिक कैसेट की बात करें तो उसमें भी यही मसला था कि अगर मैं पहला गाना सुन रहा हूँ और मैं डायरेक्ट 7वें गाने पे जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं फॉरवर्ड करता था टिल सच टाइम के वो 7वें गाने तक नहीं पहुंच जाता, और जब पहुंच जाता था फिर वहां से उसे प्ले करना शुरू करता था। तो ये प्रोसेस जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होती थी। पर अब जो सीडीज का जमाना है, अब मैं अगर आपको कोई कैसेट पकड़ा दूं और कहूँ यार 7वां गाना लगाओ, तो आप उस कैसेट को गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, कहेंगे कि ये मैं अब इतना टाइम जाया नहीं कर सकता कि 7वें तक जाऊं, पे ढूंढूं कि 7वां है कि 6वां शुरू हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं, कि पहले एंड से आखिरी एंड तक आप सीक्वेंशियली मूव कर रहे हैं, और ये काफी स्लो होता है। और बाय द वे इसमें होता क्या था कि आपका एक टेप होती थी, और उस टेप को रीड करने के लिए एक हेड होता था, और टेप उस हेड के थ्रू गुजरती थी, और हेड जिस टेप के जिस हिस्से के ऊपर होता था सिर्फ उसे रीड कर सकता था, बाकी को नहीं रीड करता था। और तब भी आपको याद होगा कि हमेशा एक और मसला होता था कि हेड गंदा हो जाता था, तो वो फिर आप क्लोन जो है टिश्यू के ऊपर लगा के वीसीआर के अंदर डाल के हेड को साफ करते थे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये आप लोगों को याद है कि नहीं, पर हमने वो जमाना देखा हुआ है। खैर, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है टेप वाली। उसके बाद जो जमाना अब रिसेंट जो आजकल का जमाना है वो मैग्नेटिक डिस्क है, और मैग्नेटिक डिस्क और टेप में फर्क है। हाँ जी, सर रैम और रोम के दरमियान डाटा फ्लो के लिए कैश मेमोरी यूज होती है? नहीं, कैश फर्क चीज है। आप लेक्चर के एंड तक ठहर जाए, मैं भी बात करूंगा कि कैसे डेटा फ्लो करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इस चीज पे आ जाए कि इसमें हार्ड डिस्क और टेप में फर्क क्या है। तो क्लास देखें, टेप में जो है आपकी एक टेप होती थी जो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करनी होती थी। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि आपकी मल्टीपल डिस्क होती है, मल्टीपल डिस्क, यानी इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 डिस्क हैं, ठीक है। और इन सारी डिस्क की जो कलेक्शन है उसे आप सिलेंडर कहते हैं, यानी एक सिलेंडर के अंदर मल्टीपल डिस्क होती हैं। अब आपने कुछ भी डेटा रीड करना है, ठीक है, तो आपके पास एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होते हैं उस पर भी बात करते हैं, और एड्रेस की बेसिस पे फिर आपका कंप्यूटर क्या कर रहा होता है कि सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि कौन सी डिस्क के ऊपर वो डेटा पड़ा हुआ है। एक दफा ये डिसाइड हो गया है, लेट सपोज ये टॉप वाली डिस्क पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब हर डिस्क के ऊपर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, यानी ये चीज जो है ये एक ट्रैक है, ये अगली चीज जो है ये एक अगला ट्रैक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब कंप्यूटर डिसाइड करते हैं कि इस डिस्क में कौन सा ट्रैक था जिसके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है। तो ये जो हेड है, इस हेड को बेसिकली वो आगे या पीछे मूव करते हैं ताकि करेक्ट ट्रैक के ऊपर वो हेड प्लेस हो जाए, ठीक है। यानी पहले उसने डिसाइड किया है कि डिस्क कौन सी है, फिर डिसाइड किया है कि उस डिस्क पे जो मल्टीपल ट्रैक्स है उनमें से कौन सा ट्रैक है, और आखिरी जो चीज डिसाइड होती है वो है कि सेक्टर कौन सा है, ठीक है। लेट सपोज ये वाला सेक्टर है, तो अब क्या होगा, आपकी डिस्क जो है वो इतना रोटेट करेगी कि वो सेक्टर जो है वो डायरेक्टली हेड के नीचे आ जाए। तो जैसे रोटेशन से सेक्टर हेड के नीचे आया है, अब जो है हेड के नीचे क्या चीज पड़ी होगी, ये वाला जो ब्लॉक है, यानी डिस्क डिसाइड हो गई, फिर ट्रैक डिसाइड हो गया, हेडर इस ट्रैक के ऊपर आ गया, उसके बाद सर्कल इतना मूव करेगा, डिस्क इतनी मूव करेगी कि हेडर के नीचे ये वाला पार्ट आ जाए।
अब क्या होगा, अब जो है हेड इस पार्ट को रीड करके आपकी रैम में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये फास्टर क्यों है टेप के मुकाबले में? तो फास्टर इसलिए है कि टेप में आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना पड़ता था। इस केस में आपको इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ी। आपको पहले डिसाइड करना है कि इन तीन में से किस हेड के नीचे वाली डिस्क को आपने यूज करना है। लेट्स सपोज ये थी, फिर आपने हेड को बहुत थोड़ा आगे या बहुत थोड़ा पीछे मूव करना है ताकि वो एक करेक्ट ट्रैक के ऊपर आ जाए। ये भी मोशन को इतना ज्यादा नहीं है। और उसके बाद आपने एक डिस्क को बस रोटेट करना है। मैक्सिमम कितनी रोटेशन होगी? 360 डिग्रीज की, जो कि कुछ भी नहीं है। टेप के केस में तो आपको टेप पूरी की पूरी रोल करनी पड़ती थी, यानी टेप अगर 1 मीटर की है तो 1 मीटर जितना घूमना पड़ेगा। अगर 10 मीटर की टेप है तो 10 मीटर तक आपको घूमना पड़ेगा। यहाँ पे 360 डिग्रीज है, आपका वो डिस्क मूव हो जाएगी और फिर हेड जो है वो करेक्ट ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा और उसे रीड करके रैम में ट्रांसफर कर देगा। ये वजह है कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो मच फास्टर एक्सेस है कंपेयर टू द हार्ड डिस्क, कंपेयर टू द टेप ड्राइव। और आखिरी जो बात है, ठीक है, आखिरी जो मैंने बात की थी वो थी कि आजकल के जमाने में अब एसएसडी भी आ गई है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। तो एसएसडी जो है वो बेसिकली आपका, उसमें इस तरह से कोई हार्ड डिस्क नहीं बनी होती, उसमें रोटेशन भी नहीं होती, हेड भी आगे पीछे मूव नहीं करता। उसकी फ्लैश में उसकी रैम टाइप की मेमोरी है कि जिस जगह पे डेटा पड़ा हुआ है आपका कंप्यूटर, उसका प्रोसेसर उसका एड्रेस स्पेसिफाई करेगा और उस एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो कॉपी हो जाएगी आपके। तो उसमें ना ये रोटेशन वाली बात आती है, ना किसी हेड को आगे पीछे मूव कराने वाली बात आती है। इसमें आप ये एग्जांपल ले लें कि आपके हाथ में एक बटन है, आप उसे दबाते हैं, ठीक है, तो आपके कमरे में लाइट जो है फौरन ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड है आपके करंट की स्पीड है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं अपनी जगह से चलता हुआ उस लाइट बल्ब तक जाऊं और फिर लाइट बल्ब को हाथ लगा के ऑन करूं तो वो ऑब्वियसली मच स्लोअर है। क्यों? क्योंकि मैं करंट की स्पीड पे नहीं चल सकता, मैं इंसानी स्पीड पे चलता हूं और वो बहुत कम होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक करंट के। सिमिलरली जो मोटर रोटेट करती है या हेड आगे पीछे मूव करता है तो उसमें भी जो स्पीड आती है वो स्पीड बहुत कम होती है कंपेयर टू आपके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये वजह है कि जो आपकी लेटेस्ट हार्ड डिस्क, लेटेस्ट जो ड्राइव आ रही है, जो एसएसडी है, उसमें आपकी बहुत फास्ट एक्सेस है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, मूविंग ऑन। जी, जो अप डाउन आपने बताया था वो हेड का मूव करना था, वो आगे और पीछे को सर। क्या कह रहे हैं सर वो जो आपने अप डाउन बताया था वो हेड अप डाउन होगा तो इंफॉर्मेशन वो सेंटर पॉइंट जो बताया था आपने वो हेड का जो मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, लेट सपोज एक ट्रैक ये है, मेरे सर्कल इतने आर्टिस्टिक नहीं है। लेट सपोज ये एक ट्रैक है और लेट सपोज ये एक दूसरा ट्रैक है। अब बात ये है कि हेडर जो है, डेटा आपका इस वाले ट्रैक में पड़ा हुआ है कि इस वाले ट्रैक में पड़ा हुआ है कि इस वाले ट्रैक में पड़ा हुआ है। अगर इस वाले में पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये हेड जो है इसको इतना डिस्टेंस पीछे मूव करना पड़ेगा ताकि ये इस ट्रैक के ऊपर आ जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, अब समझ आ गई, थैंक यू सर। ये आम जो है ये आगे या पीछे हो रही होती है और ये रोटेशन जो है ये पूरी गोल 360 डिग्री घूम रही होती है। बस ये दो मोशन है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, तो हमने एड्रेस की बात की थी। तो डिस्क का जो ब्लॉक होता है उसका एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस किस बेसिस पे डिसाइड होता है? तो उसमें एक सिलेंडर नंबर होता है कि सिलेंडर में कौन सी प्लेट है। ठीक है, ये अगली चीज डिसाइड होती है और उसके यानी सिलेंडर बेसिकली है आपके एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क। तो उनमें से कौन सी हार्ड यानी मल्टीपल आपके सिलेंडर भी हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा सिलेंडर होगा उसके अंदर पे डिसाइड होता है कि कौन सी सरफेस है, कौन सी हार्ड डिस्क है, कौन सी सॉरी डिस्क है। और डिस्क की इट इज पॉसिबल कि दोनों साइड हो, टॉप साइड भी हो सकती है, बॉटम साइड भी हो सकती है। ठीक है,
तो कौन सी सरफेस है और उसके अंदर ट्रैक कौन सा था और ट्रैक के अंदर कौन सा वाला सेक्टर है। तो वो बेसिकली आपको ये सारी चीजें आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका जो हेड है वो बेसिकली एक करेक्ट ब्लॉक के ऊपर प्लेस हो जाएगा और फिर हेड जो भी चीज रीड करेगा तो वो उस ब्लॉक का डेटा होगा जो कि रैम में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। अगली पॉइंट है कि आपके डिस्क ड्राइव की एफिशिएंसी क्या होती है। एसएसडी तो हाईली एफिशिएंट है क्योंकि वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हार्ड डिस्क होती है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो स्लोअर एक्सेस है। और उसमें क्या चीजें टाइम लेती हैं, तो एक सीक टाइम होता है कि आपने हेड को आगे या पीछे मूव करके करेक्ट ट्रैक के ऊपर लेके आना है। उसके बाद एक लेटेंसी होती है। लेटेंसी क्या होती है कि जब आपका हेड एक करेक्ट ट्रैक के ऊपर आ गया है, अब रोटेशन का टाइम लगेगा और तब तक रोटेट करेगी आपकी डिस्क जब तक के करेक्ट वाला ब्लॉक आपके हेड के नीचे नहीं आ जाता। तो ये लेटेंसी है। और जो टोटल एक्सेस टाइम होता है किसी भी ब्लॉक को एक्सेस करने का, वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी होती है। ठीक है, और एक दफा एक ब्लॉक के ऊपर आप आ गए हैं तो अब अगला जो टाइम होता है वो होता है ट्रांसफर रेट, कि एक ब्लॉक को हार्ड डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है। तो ये दोनों चीजें जो है टाइम लेती हैं, यानी रोटेशन, हेड को आगे पीछे मूव करना, ये एक स्पीड होती है, ये डिस्क के ऊपर स्पेसिफाइड होता है। और दूसरी चीज जो डिस्क के ऊपर स्पेसिफाइड होती है कि एक सा ब्लॉक आ गया है तो इसको मेमोरी में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दोनों चीजें मिलके आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी डिटरमिन करती हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जी, ये जो हार्ड डिस्क होती है ये करप्ट क्यों होती है? करप्ट क्यों होती है? जी ओके सर। क्लास, एक चीज तो है कि स्क्रैच हो सकती है, यानी आपकी आर्म है, आपका जो हेड है वो अगर बिल्कुल ही टच हो गया, आई थिंक टच नहीं करता, यूजली एक डिस्टेंस पे होता है, तो अगर बिल्कुल ही टच कर गया है तो फिर आपकी डिस्क जो है वो उस पर स्क्रैच आ सकती है। स्क्रैच का मतलब है वो खराब हो गई है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक होती है डिस्क, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें स्ट्रॉन्ग पास हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करीब से गुजरे, या फिर कोई और मैग्नेटिक फील्ड उससे करीब हो, तो उससे क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर था मैग्नेटिक, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली स्टोर होती है, तो उसको करप्ट कर सकता है। यानी आप ये समझ सर ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। क्या यार, देखिए सवाल जो स्टूडेंट ने किया था वो था कि हार्ड डिस्क क्रैश होने का क्या मतलब है। तो क्रैश होने का मतलब है कि या तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खराब हो गई है या फिर उसके ऊपर स्क्रैच पड़ गया। ठीक है, आप जो वायरस वाली बात कर रहे हैं, वायरस से ऐसा हार्ड डिस्क खराब नहीं होती। वायरस से क्या होता है कि हार्ड डिस्क में जो डेटा पड़ा हुआ था उस डेटा को वायरस ने कुछ और ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ठीक रही है पर उसमें जो डेटा पड़ा हुआ था वो वायरस ने फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया। तो वो एक फर्क चीज है, उससे हार्ड डिस्क खराब नहीं हुई, उससे हार्ड डिस्क के अंदर जो कंटेंट थे वो खराब हो गया। और वो तो वायरस लाजमी नहीं है, आप गलती से डिलीट कर दें किसी चीज को तो वो भी हार्ड डिस्क से हट जाएगी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हार्ड डिस्क खराब हो गया, उसका मतलब है कि आपने जो है गलत तरीके से उस चीज को डिलीट किया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया फर्क दोनों में? यस हाँ सर। जी, यस सर। वो बाद में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ूंगा तब मैं से सॉल्व करने से लिख ले, मुझे याद करा। ऑलराइट क्लास, ठीक है, तो ये बहुत बात मैं ऑलरेडी मेंशन कर सकता हूँ कि किसी भी डेटा पे आपने काम करना है या प्रोग्राम आपने रन करना है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, तो पहले वो मेन मेमोरी में आते हैं, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। और एक दफा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो अगर आपने कोई डेटा में चेंज की थी या कोई मॉडिफिकेशन हुई थी तो वो वापस हार्ड डिस्क के ऊपर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई चेंज नहीं की तो फिर वो रैम से वैसे निकल जाएगा, उसकी वजह से हार्ड डिस्क में कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट, तो ये हमने मैग्नेटिक डिस्क की अभी बात की थी। उसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क जो है आजकल ऑप्टिकल भी आ गई है, यानी सीडी रोम, डीवीडी, ये सारी ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल में क्या होता है, बेसिकली क्लास एक बात याद रख लें, चाहे वो मैग्नेटिक टेप है, चाहे वो एसएसडी है, चाहे वो हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक, चाहे वो सीडी है लाइट लेजर बेस्ड,
इन सारों में स्टोर क्या हो रहा होता है, 1 या 0। मैग्नेटिक में 1 एंड 0 जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन से डिटरमिन होता है। जो SSD है उसमें 1 एंड 0 जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज स्टोर हुआ है उसकी बेसिस पे डिटरमिन होता है, ठीक है। और जब आप CD की बात करते हैं तो CD में क्या होता है कि अगर आपने 1 या 0 स्टोर करना है तो बेसिकली आपके पास एक साफ CD होती है, आप लेजर से उसे बर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 करना है तो उसे शाइनी रहने देंगे, और अगर 0 करना है तो आप लेजर से उसे बर्न कर देंगे, ठीक है। तो शाइनी साइड जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जो बर्न साइड है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसे आप ट्रीट कर लेंगे एज ए 0। तो ये होता है डेटा राइट करने की बारी। जब आप इसे रीड कर रहे होते हैं तो एक लेजर, लेदर लेजर होती है जो कि लाइट इंटेंसिटी की होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। वो जब आप मारेंगे एक CD पे तो अगर तो वो शाइनी हिस्से पे पड़ा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और एक सेंसर होगा जो कि रिफ्लेक्शन को रीड करके बता देगा कि ये 1 है। ऑन दी अदर हैंड अगर लेजर किसी बर्न्ड हिस्से पे आपने मारी है तो अब क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो शाइनी नहीं था। तो जो सेंसर है उसको अच्छे हाई इंटेंसिटी की लेजर नहीं रिसीव होगी, तो वो समझ जाएगा कि ये किसी बर्न्ड हिस्से पे पड़ा है, और वो समझ जाएगा कि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो लाइट बेस्ड ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं वो इस बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, और इसका फायदा क्या है? तो क्लास ये जो CD पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, ये उससे मैं आ रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक ड्राइव का मसला क्या होता है कि आपको याद होगा कि पुराने जमाने की जो म्यूजिक या वीडियो कैसेट होती थी वो एक काफी अर्सा चलती थी, पर उसके बाद हम कहते थे कि इस टेप जो है घिस गई है। तो घिस में एक्चुअली टेप घिसी नहीं होती थी, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो खराब हो गई होती थी, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिवाइस का फायदा, ऑप्टिकल वाली डिस्क का फायदा क्या है कि यहाँ पे क्योंकि लाइट बेस्ड है, तो अगर इसके पास आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं अपसेट होगी। इसके अंदर बस बर्न्ट इन है कुछ या बर्न्ट इन नहीं है, बस ये दो चीजें हार्ड ये CD में होती हैं। और इस चीज को खराब करना जो है इतना आसान नहीं है, यानी इसके पास से कोई मैग्नेटिक फील्ड गुजरने से या कोई कमरे में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उससे आपकी CD खराब नहीं होती। CD खराब एक ही सूरत पे होती है कि आप इसे इतना स्क्रैच कर दें, हाँ असल में घिस जाए, कि आप इसे इतना स्क्रैच कर रहे हैं कि वो 1 और 0 जो थे वही खराब हो गए उसके। तो अगर आप इसे स्क्रैच नहीं करते तो फिर CD जो है कई कई साल चल सकती है, उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो, अगला जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, या वो फॉर्मेट का फर्क होता है, चीज वही है, ठीक है। फॉर्मेट फर्क है पर लेजर बेस्ड ही है दोनों, ठीक है। अगला जो क्लास कॉन्सेप्ट है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का है, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेसर होता है CPU जो होता है उसमें एक पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। ये क्या कर रहा होता है, एक तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये वो करेगा, यानी किसी भी चीज को आपने ऐड करना है वो आपका अरिथमेटिक यूनिट करता है, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखें कि मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि आपने कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो आपकी रैम के अंदर प्रोग्राम कॉपी होता है, और एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड रैम से उठा के प्रोसेसर में लाया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद फिर उससे जो अगला एड्रेस है रैम में, नेक्स्ट एड्रेस, उस एड्रेस पे जो फिर चीज पड़ी होती है इंस्ट्रक्शन, उसे उठा के लेके जाया जाता है। तो ये जो एक एड्रेस से अगले एड्रेस पे जाने वाला ऑपरेशन है ये +1 का है बेसिकली, कि आपका जो भी एड्रेस था उसे आपने +1 कर दिया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, मकसद क्या था कि आपने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है वो सिर्फ दो चीजों को ऐड करने के लिए नहीं होता कि आपके मार्क्स कितने थे तो 2 मार्क्स को आपने सम कर दिया, सिर्फ ये नहीं है। आपकी एक इंस्ट्रक्शन से अगली इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए भी आपको एक एडिशन का ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि आप सही एड्रेस पे जा सकें, ठीक है। तो एक ये चीज होगी। दूसरी चीज है लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, कि आपका जो भी लॉजिकल कंपैरिजन वगैरह फॉर एग्जांपल हो रहे होते हैं जो हमने C++ में किया है,
आपने शायद अभी तक कर लिया हो। तो वो जो लॉजिकल ऑपरेशन है, जो रिलेशनशिप का कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एंड और नॉट के थ्रू होती हैं। और एंड और नॉट सिर्फ रिलेशन के लिए नहीं होता, एक और चीज है कि अगर आपने कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करना है तो इन सम केसेस आप अब अरिथमेटिक ऑपरेशन भी जो है वो भी एंड के थ्रू हो रहा होता है। यानी आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि जो एडिशन हो रही थी, जो हमने पिछले लेसन में एडर किया था, तो एडर में जो एडिशन थी वो कैसे हुई थी? 2 बिट्स को आप ऐड करते थे तो उसके लिए एक एक्सॉर गेट इस्तेमाल होता था कैरी बिट के लिए, और एक एंड गेट इस्तेमाल होता था जो सम बिट थी उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि अरिथमेटिक के लिए भी आपको एंड और नॉट इस्तेमाल करने पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी अरिथमेटिक और लॉजिक है ये आपका सीपीयू के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है कि जो आपका ALU यूनिट होता है, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेशल स्टोरेज होती है जो कि रजिस्टर कहलाया जाता है। रजिस्टर हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि आपकी हार्ड डिस्क से छोटी रैम है, रैम से छोटी कैश है, और सबसे छोटी जो है वो आपका रजिस्टर होता है। उसका साइज भी बहुत कम होता है, पर वो क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर प्लेस्ड है तो उसकी जो स्पीड है एक्सेस की वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कंट्रोल यूनिट का है कि आपके सीपीयू जो है उसमें एक तो ALU होता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। और कंट्रोल यूनिट बेसिक ब्रेन होता है आपके कंप्यूटर का, कि आपने कोई भी प्रोग्राम रन करना है, रैम से एक एड्रेस कॉपी किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन को रैम से लेके आना है, फिर कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि अब अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो ये सब करने के लिए आपके कंट्रोल यूनिट के पास 2 रजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये जो आपका सवाल था कि कौन से इसमें क्या पड़ा होगा, तो 2 रजिस्टर जो कॉम, बाय द वे रजिस्टर प्रोसेसर में और भी ज्यादा होते हैं, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं अभी। तो उसमें से एक रजिस्टर है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जिसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और दूसरा रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और एक दफा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो इसके अंदर जो एड्रेस है उसे इंक्रीज बाय 1 किया जाता है, ताकि प्रोसेसर को पता हो कि अगला कौन सा एड्रेस है जिस पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जिसे हमने रन करना है। तो अब क्या होगा कि अब उस नए एड्रेस पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसे कॉपी कर लिया जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। बाय द वे ये जो पूरा साइकिल है इसे हम अगले लेसन में डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको बस पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर का मकसद क्या है और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। तो ALU और कंट्रोल यूनिट जो है टुगेदर दे फॉर्म द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये CPU है जो कि आपने लफ्ज इतना कॉमन सुना होगा कि जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हैं आप CPU की बात कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 32 बिट आर्किटेक्चर है कि 64 बिट आर्किटेक्चर है, या आप विंडोज खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि विंडोज 32 बिट विंडोज है कि 64 बिट विंडोज है, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है, एनी आइडिया? एक्सक्यूज मी सर, सर इसका मतलब ये है कि एक वक्त में कितनी बिट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो सकती हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि इंटरनल बस टाइप है। इन्होंने जो बात की है कि इंटरनली एट एनी गिवन टाइम आप कितने बिट्स को इकट्ठे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो 32 बिट आर्किटेक्चर में सिर्फ 32 बिट होगा और 64 बिट आर्किटेक्चर में 64 बिट होगा। पर सिर्फ यही बात नहीं है, आपने जो बात की है वो दुरुस्त है पर वो कंप्लीट बात नहीं है। कंप्लीट बात यह है कि
जब आप कहते हैं कि आपका आर्किटेक्चर 32 बिट है तो उसका मतलब है कि आपके प्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे के सारे 32 बिट्स हैं। ठीक है, या 64 बिट आर्किटेक्चर है तो दैट मीन्स कि आपका जो रजिस्टर है उसका साइज 64 बिट होगा। अब इस चीज से फर्क क्या पड़ता है हमें? सबसे पहले मुझे इस चीज का जवाब दें कि अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो आपको कितनी रैम की इजाजत है? सर 4 GB। नहीं यार, 263 GB हो सकती है। चलें, मुझे एग्जैक्ट फिगर बताएं कि कैसे आपके पास 4 GB आया है। हाँ जी, आया कैसे है? सर लॉग लेंगे 32 का तो शायद आ जाए। मैं चलें 32 का लॉग लेते हैं। 32 लॉग बेस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 5 2 पावर 5 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। यस सर। तो दैट मीन्स कि लॉग ऑफ 32 जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 5 सेल्स की इजाजत होगी रैम में, यानी आपका इतना बड़ा 32 बिट का आर्किटेक्चर है और रैम आपकी सिर्फ 5 बाइट की होगी। गलती नजर आई है आपको? तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, कोई और? यार 2 की पावर 32। आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि आपने लॉग इस्तेमाल करना है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, पावर इस्तेमाल करनी। तो आप ये देख लिया करें 32 बिट का मतलब है इतनी ज्यादा एक कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो ये है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो ये है, उसके बाद कौन सा पॉसिबल है वो ये है। और आपको नजर आ रहा है कि ये जो है सिर्फ 5 होंगे कि 32 होंगे कि बहुत ज्यादा होंगे। और अगर लफ्ज बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब है कि पावर ऑपरेशन है। ठीक है, और ये जो है 14वां लेसन चल रहा है, 15वें लेसन में अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। है तो कमिंग बैक, आपकी रैम में अगर 32 बिट, बाय द वे मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है, गलती करने का एक फायदा क्या होता है कि आपने गलती की है, अब अगली दफा आपको होपफुली ये चीज याद रहेगी, क्योंकि गलत करके जब आप ठीक करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको पक्का हो जाता है। ठीक है, तो आपकी रैम में जो है, और दूसरी बात ये भी होती है कि जब कोई सवाल आए ना तो फौरन जवाब पे ना जाए, पहला जो जवाब आपके दिमाग में आता है उसमें सोचें कि आया ये जवाब ठीक है, जहां पीछे मूव करें, बैक ऑफ करें और सोचें कि क्या जवाब ठीक हो सकता है। ठीक है, वो जो 1 मिनट आप उसे सोचने में देंगे ना, उसमें आपको अपने जवाब में स्ट्रेंथ या वीकनेस जो है वो नजर आ जाती है। एनीवे, तो 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि 2 पावर 32 एड्रेसेस पॉसिबल है, और ये बाय द वे ये अराउंड 4 GB ही आता है। ठीक है, तो ये अराउंड 4 GB अलाउड है, पर इसका मतलब क्या है, कॉर्लरी क्या है इस चीज का, कि अगर आपकी मशीन 32 बिट आर्किटेक्चर है आपका प्रोसेसर, तो आपको 8 GB रैम खरीदने का कोई फायदा है कि नहीं है? क्या होगा अगर आपने 8 GB रैम खरीद ली? सर बाकी की 4 GB जाया हो जाएगी। यस, 8 GB है लेट सपोज, और 32 बिट से आप सिर्फ शुरू की 4 GB को एड्रेस कर सकते हैं। बाकी को एड्रेस करना है तो आपको इस सारे को अगर आप एड्रेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 64 बिट्स चाहिए, और 64 बिट्स आपका रजिस्टर नहीं आपको इजाजत देता। यानी देखें, प्रोग्राम काउंटर क्या था, एक रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, और दूसरा जो रजिस्टर था वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी। ठीक है, ये 2 रजिस्टर हमने डिस्कस किया। अब ये दोनों अगर 32 बिट के हैं, ये दोनों अगर 32 बिट के हैं तो मसला क्या है,
आप 32 बिट एड्रेस तो इसके अंदर कॉपी कर लेगा प्रोसेसर, अगर 64 बिट का एड्रेस हुआ तो वो कहां पे जाएगा, वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसमें एग्जांपल यही ले लें जो मैं प्रोग्रामिंग की क्लास में कहता हूं कि देखें आपके पास एक लीटर बॉटल है, उससे अगर आप भरी लीटर बॉटल को आप एक ग्लास के अंदर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपका ओवरफ्लो कर जाएगा। पर अगर आप ग्लास के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है उसे एक खाली लीटर बॉटल में डालना चाहते हैं तो लीटर बॉटल में काफी जगह होगी, वो एक ग्लास फिट आ जाएगा और 3 ग्लासों की और जगह होगी। तो वही बात है कि आपके पास अगर एक 64 बिट आर्किटेक्चर है तो 64 बिट के एड्रेस अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर है, उसमें अगर आप 32 बिट एड्रेस को कॉपी करते हैं कोई मसला नहीं। उस रजिस्टर में अगर आप 64 बिट के एड्रेस को कॉपी करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। मसला कब आता है कि आपका आर्किटेक्चर 32 बिट्स का है और उसमें जो आप एड्रेस कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वो 64 बिट है, वहां पे ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने 8 GB रैम रखनी है तो मेक श्योर कि आपके पास पे 64 बिट आर्किटेक्चर हो, वरना ना खरीदें। ठीक है, और जहां पे मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपके पास आर्किटेक्चर है, ये हमने बात कर ली, और साथ आपका जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो विंडोज है, और लेट्स सपोज विंडोज 64 है। विंडोज 64 का मतलब क्या होता है क्लास? विंडोज 64 का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उस इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा? 64 बिट। और उन इंस्ट्रक्शन से जो आपका मेमोरी होगी उसके एड्रेसेस क्या होंगे? वो भी 64 बिट होंगे, यानी जिस रैम में पड़ा हुआ है उसका एड्रेस 64 बिट होगा। ठीक है, तो आप विंडोज 64 को रन करने के लिए आप अगर 32 बिट का आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं तो क्या मसला होगा? सर वो इंस्टॉल ही नहीं होगी, वो एड्रेस ही नहीं कर सकेगा। वो कहेगा 64 बिट का एड्रेस है, वो उस एड्रेस को रीड ही नहीं कर सकेगा क्योंकि रीड करने के लिए उसे जो जगह चाहिए थी वो सिर्फ 32 बिट थी। सिमिलरली जो इंस्ट्रक्शन सेट है उस इंस्ट्रक्शन सेट का साइज जो है वो भी आपका 64 बिट होगा। तो 32 बिट के रजिस्टर में आपकी इंस्ट्रक्शन भी फिट नहीं आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो Yes, ये sir. मसला है 64 बिट विंडोज अगर आप रन करना चाहें 32 बिट आर्किटेक्चर में। दूसरी तरफ आ जाए, मैं कहता हूं कि आपका जो विंडोज है वो 32 बिट है और जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट है। अब कोई मसला होगा? नो सर। अब कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आपके विंडोज के इंस्ट्रक्शन 32 बिट की है। बाकी की जो 32 वो रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा, बाकी की जो 32 बिट्स है उन्हें आप ऑल जीरो कर देंगे और इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली एड्रेस भी जो है, रैम का एड्रेस भी 32 बिट का होगा और बाकी जो 64 बिट्स में से बिट्स बच जाती हैं उनको आप ऑल जीरो करके इग्नोर कर दें। तो ये बेसिक मतलब होता है जब आप 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर की बात करते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी सर, मेरे ना घर पे एक पुराना लैपटॉप पड़ा है। हाँ जी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करवाई, वो ऐसी है जैसे वो कंपनी ने बनाया था, तोशिबा का। उसका रैम 6 GB है लेकिन वो 32 बिट आर्किटेक्चर है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो कंपनी ने खुद बनाया है, चेंज अपग्रेड नहीं किया। या जहाँ तो किसी जिससे आपने खरीदे उसने प्लेस किया होगा, ठीक है, या दूसरी चीज हो सकती है, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अपग्रेड हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, और इन दैट केस ज्यादा रैम चाहिए होगी। पर मुझे जो शक पड़े शायद आपको गलती लगी हो। कंफर्म्ड है? या फिर एक चीज चेक करना घर जाके कि 32 बिट जो है एग्जैक्ट क्या बनता है, 2 पावर 32 कैलकुलेट करना, उसमें एग्जैक्ट क्या साइज आता है, ठीक है, वो देख लेना। और बाय द वे ये भी चीज हो सकती है कि मैं, अच्छा क्लास एक और बात है कि मैं जो आपको आज पूरा लेक्चर दे रहा हूं वो मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, यानी 1 बाइट का एड्रेस जो है ये दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रैम की जो मैंने बात की, मैंने कहा कि एक सेल है,
मैंने ये बात नहीं की कि उस सेल के अंदर साइज कितना होता है। उस सेल में 1 बाइट आती है कि 2 बाइट्स आती है, फिट की 4 बाइट्स आती हैं। तो आपने जो मेरे से सवाल किया है कि आपका 32 बिट आर्किटेक्चर है तो उसमें 6 GB रैम कैसे आ गई। तो 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपके जो एड्रेसेस हैं वो 4 गीगाबाइट जितने हो सकते हैं। अब उस एड्रेस का साइज कितना है, वो 1 बाइट है कि उस एड्रेस के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो 2 बाइट की है या 4 बाइट की है, तो उसके मुताबिक फिर आपका एक्चुअल जो रैम का साइज होगा वो चेंज कर जाता है। ठीक है, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं गया, वो बहुत ही ज्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक हो जाता है, वो फिर आप घर जाके देख लेना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया वो बात जरूरी है, वो क्लियर है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन क्लास जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है, आखिरी जो पॉइंट है आज का वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली आपका इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो कि डेटा जो है कैप्चर करके प्रोग्राम को दे देता है ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनिंग डिवाइसेस हो गए। और कोई एग्जांपल देगा इनपुट यूनिट का? कैमरा हो गया कि आपके इमेज कैप्चर करके उसे डेटा में कन्वर्ट करके उसे प्रोग्राम को फॉरवर्ड कर देता है। और कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए लाइट हैं। पेन टच स्क्रीन। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। टच स्क्रीन इनपुट यूनिट है कि आउटपुट है? सर इनपुट है। सर इनपुट आएगा, इनपुट। आउटपुट नहीं होते टच स्क्रीन पे? आउटपुट नहीं होते सर इनपुट एज वेल एज नहीं आउटपुट। सर, सर यार, स्क्रीन आउटपुट है, जो टच है सर वो सर इनपुट है। टच इनपुट है और उसका डिस्प्ले आउटपुट है। ओके यार, टच स्क्रीन जो है वो दोनों चीजों को एक कहते हैं, यानी जो आपको नजर आ रहा है वो भी टच स्क्रीन ही है और जिसके ऊपर आपने उंगली रखी है वो भी टच स्क्रीन ही है। तो सर लेकिन वो तो पैनल जब हो आप सकता है ना, पैनल। एक मिनट, जब आप उंगली रखते हैं उसके ऊपर तो वो एक इनपुट यूनिट का काम कर रहा होता है और उसके ऊपर जो आपको डिफरेंट रंग नजर आ रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही है बनी हुई, वो सारा आउटपुट का काम हो रहा होता है। और आपने जो पैनल की बात की उसे भी छोड़ना है, उसमें मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा आपका माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपके डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। अगली चीज आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि आपका जो भी डेटा है उसे आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसमें आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, कोई और चीज है, ये टच डिवाइस आ गया, प्रोजेक्टर। हाँ जी, क्या प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर भी आ गया कि आप जो चीज कर रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपको एज इन कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही, वो दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो गए। ठीक है सर, वो जो ब्लूटूथ डिवाइस होती है वो किस में आती है सर? यार, ब्लूटूथ डिवाइस को आप, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, अगर आपने कहना है उससे तो उसे भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। यानी इनपुट कैसे है कि उसके ऊपर कोई सिग्नल रिसीव हो रहा है और उस सिग्नल को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करता है। आउटपुट कैसे है कि अगर आपने ट्रांसमिट करना है ताकि किसी और को वो सिग्नल जा सके, तो वो भी ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू हो रहा होता है। तो ठीक है, ब्लूटूथ भी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, किसी और ने, मलिक मोहम्मद ने कहा है कि फैक्स मशीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है और जो स्कैनर होता है, ठीक है, आपने कागज रखा या इमेज रखा तो उसको वो स्कैन कर लेता है, वो बेसिकली इनपुट डिवाइस है। फाइन, यस, ये दोनों भी अच्छे एग्जांपल है। ठीक है, तो आज जो बाकी का लेक्चर है हम सिर्फ एक डिवाइस पे फोकस करेंगे क्योंकि वो एक अच्छा एग्जांपल है और वो काफी नई टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज द टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। टच स्क्रीन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी मॉनिटर है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे आपके मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन हो, चाहे वो आप बैंक जाते हैं एटीएम की स्क्रीन होती है, वो भी एक टच स्क्रीन है। ठीक है, और इसमें आप यूजर जो है या तो उंगली से इसे टच करते हैं
यहाँ कुछ स्टाइलस होता है जिसे इस्तेमाल करके वो बता देता है कंप्यूटर को कि मैंने किस जगह पे टच किया है। टच स्क्रीन 4 किस्म की होती है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें रेजिस्टिव और कैपेसिटिव है, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें इंफ्रारेड और सरफेस अकूस्टिक वेव है। ठीक है, आखिरी दो पे अभी जल्दी से बात कर लेता हूँ क्योंकि फोकस हमारा उस पर नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, फोकस हमारा नए वाले पे होगा। तो मैं जल्दी से बता दूं कि लेट्स सपोज आप एक एटीएम पे गए हैं। पुराने जमाने में जो एटीएम होते थे उसमें या तो इंफ्रारेड इस्तेमाल होती थी या फिर अकूस्टिक वेव। होता क्या है कि आपके एक साइड पे जो है वर्टिकल, लेट सपोज इंफ्रारेड है तो वर्टिकल बीम होगी ट्रांसमिट, और जो दूसरा एंड है वहां पे रिसीवर लगे होंगे जो कि इस बीम को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और बाय द वे ये बीम जो है ये इंफ्रारेड की भी हो सकती है अगर आपने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, और अगर आपने सरफेस अकूस्टिक वेव इस्तेमाल की है तो ये बीम जो है ये अल्ट्रा साउंड वेव जो होती है ये वो होगी। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल बीम भी होगी, एक एंड से बीम ट्रांसमिट की जाएगी और दूसरे एंड पे बीम को रिसीव करने के लिए रिसीवर लगे होंगे। ठीक है, तो अब यह टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है कि आप किसी एक जगह पे उंगली रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे उंगली रखी है, तो अब होगा क्या, उंगली रखने से जो भी बीम थी वो ब्लॉक हो गया, यानी ये वाली लाइट रिसीव हो रही है, ये वाली लाइट रिसीव हो रही है, पर ये वाली लाइट जो है रिसीव नहीं हो रही। सिमिलरली ये वाली लाइट रिसीव हो जाएगी, ये वाली लाइट रिसीव होगी, ये और ये लाइट बीम रिसीव हो जाएंगी, या अल्ट्रासाउंड है तो वो बीम भी, पर ये जो थी ये ब्लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आएगा। अब कंप्यूटर को पता होगा कि इस सेंसर में सिग्नल नहीं आया और इस सेंसर में सिग्नल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये लोकेशन थी जहां पे उंगली रखी गई है, और वो वहां से इंफर कर लेगा कि कौन सी स्क्रीन की लोकेशन थी। ठीक है, तो ये तो इंफ्रारेड और सरफेस अकूस्टिक वेव हो गई। अब हम थोड़ी ज्यादा डिटेल में बात करते हैं रेजिस्टिव और कैपेसिटिव टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, तो रेजिस्टिव पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या होता था, आपकी दो लेयर्स होती हैं स्क्रीन पे। ठीक है, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर होती है और उनके बीच में एक सर्टेन गैप होता है। ठीक है, अब होता क्या है, एक लेयर जो है स्क्रीन की उसमें एक कंडक्टिव मटेरियल है, आप समझ लें तारें बिछी हुई हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरी जो स्क्रीन है उसमें भी कंडक्टिव मटेरियल है, तारें हैं, पर वो इस डायरेक्शन में बिछी हुई हैं। तो इन रियलिटी जो आपको स्क्रीन नजर आ रही होती है वो इस किस्म की स्क्रीन होती है। इस किस्म की दो स्क्रीन होती हैं जो एक के ऊपर दूसरी होती है। अब होगा क्या कि जब आप किसी जगह पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज इस जगह पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये वाली तार और ये वाली तार आपस में मिल जाएंगे। मिलने का क्या मतलब है कि इनमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा एंड टू एंड। ठीक है, तो उस करंट फ्लो करने से यहाँ पे बेसिकली रिसीवर भी लगे होंगे, तो वो करंट जो फ्लो कर रहा है उस फ्लो से पता लग जाएगा कंप्यूटर को कि यहाँ पे प्रेस किया गया था। बाकी जो ये वाली फॉर एग्जांपल वायर थी, ये वायर थी, ये वायर थी, ये आपस में कनेक्ट नहीं किए हैं। कनेक्ट सिर्फ वो दो वायर्स किए हैं जिन पे आपने उंगली रखी है, तो सिर्फ उन दो में करंट फ्लो करेगा, बाकियों में फ्लो नहीं करेगा। तो उस फ्लो से पता लग जाता है एंड पे कि आपके कंप्यूटर को कि इस जगह पे उंगली दबाई गई थी। ठीक है, रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी का टच स्क्रीन का मसला क्या होता है कि क्योंकि एक मल्टीपल स्क्रीन है, बेसिकली एक स्क्रीन है जिसके ऊपर एक्चुअल इमेजेस नजर आ रहे हैं, दूसरी स्क्रीन है जिसपे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसके ऊपर एक स्क्रीन है जिसके ऊपर वर्टिकल लाइन है, तो बीच में अगर दो ऊपर और स्क्रीन आ गई हैं तो आपका जो लाइट थी वो काफी डिम हो जाती है।
ठीक है, इससे रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर सनलाइट में अगर आप इस्तेमाल करें तो इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये रीड करना मुश्किल है। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट आई थी, सर ये वो है जो पुराने मोबाइल फोन होते थे, आई थिंक पुराने मोबाइल में रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी थी, वो नाखून से टच किए हुए। यस। और कुछ आपके पुराने कंप्यूटर जो है उनकी भी एलसीडी जो होती है, टच स्क्रीन वाले जो है लैपटॉप्स, वो भी रेजिस्टिव है कि आप दबाते हैं तो वो दब जाते हैं प्रेशर से, वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है और फिर वहां पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे उंगली रखी गई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर इंप्रूवमेंट जो आई थी वो थी कैपेसिटिव टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या होता है कि एक ही लेयर होती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, सिर्फ एक स्क्रीन है, इसके ऊपर कोई मल्टीपल लेयर्स नहीं है। और होता क्या है कि इसके चारों कोनों पे एक चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और चारों कोनों पे सेंसर भी लगे होते हैं। एक्चुअली इन सारी साइडों पे सेंसर भी लगे होंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप किसी भी जगह पे उंगली रखेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि उंगली जो है एक कंडक्टर है, तो कुछ चार्ज जो है वो आपकी उंगली से फ्लो आउट करेगा। तो फ्लो आउट करने से क्या होगा कि अब इन रिसीवर में जो चार्ज आ रहा था उसमें थोड़ी सी वेरिएशन महसूस होगी, और वो वेरिएशन मेजर करने से आपके कंप्यूटर को पता लग जाता है कि उंगली इस सेंसर से कितनी दूर थी। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव टेक्निक का अप्रोच में बेसिकली आपकी अप्रोच होती है। और बाय द वे मैं बार बार उंगली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लाजमी नहीं है कि आप उंगली ही इस्तेमाल करें, आप स्टाइलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइलस क्या होते हैं आप देख लेना, गूगल कर लें, सैमसंग नोट फोन जो है उसके अंदर साइड पे एक स्टाइलस होता है, और उस स्टाइलस को आप इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, थ्योरी क्या है इसके पीछे, कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कंडक्टर हो, ताकि स्क्रीन के ऊपर रखें तो चार्ज आउटसाइड फ्लो कर जाए। तो उसमें आपकी उंगली आ जाती है, या स्टाइलस है जिसके एंड पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो, मेटल हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एक और बात याद रखें कि अगर आपने उंगली के ऊपर कोई रबड़ चढ़ाया हुआ है और वो रबड़ आप स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं, तो उससे जो है आपका चार्ज फ्लो आउट नहीं करेगा। और क्योंकि फ्लो आउट नहीं करेगा तो दैट मीन्स के जो स्क्रीन के रिसीवर थे इनमें कोई कमी महसूस नहीं होगी चार्ज की। सिमिलरली अगर आपने उंगली को गीला किया है तो पानी भी कंडक्टर नहीं है, अगर गीली उंगली रखेंगे तो चांसेस आर के उस पे भी आपका ये टच स्क्रीन जो है नहीं चलेगा। हाँ, पानी नहीं है, पानी क्लास कंडक्टर नहीं है। अलबत्ता पानी के अंदर अगर आप नमक मिक्स करेंगे, ठीक है, और नमक की वजह से वो पानी जो है कंडक्टर बन सकता है। फिर तो आप अगर नमक वाली पानी में उंगली डाल के टच करें तब शायद फायदा हो जाए, अगर नमक के बगैर वाला पानी है फिर नहीं होगा। आपने एक मिनट, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हाँ, यस सर। उसमें शुरू का क्या सीन था? यस सर, वो बिजली वाला जो तार उसने खींची। यस, वो यही था, उसमें यही बात करते हैं कि हम सारों को पता था कि पानी कंडक्टर नहीं होता, पर पानी में जब नमक आ जाते हैं तो वो कंडक्टर मान जाता है। ठीक है, तो वो थ्योरी इस्तेमाल करके उसने बेचारे वो जो भी बंदा था बेचारे को करंट मार दिया। ठीक है, तो आप सर ये मोबाइल की टच के लिए लॉक अनलॉक करते हैं, उसमें भी हाथ गिला हो तो वो नहीं खुलता लॉक। आप लोगों ने भी एज कंप्यूटर साइंटिस्ट साइलेंसर नहीं बनना कि रटे लगा के बस वही रटा अप्लाई करी जाओ। आपने सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब घर जाके लोगों को करंट मारने ना शुरू कर देना, पर वैसे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, पानी है, रबड़ है, नॉन कंडक्टर है, उससे आपका कंडक्ट नहीं करेगा। अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो कंडक्ट करेगा। एक और जो मैं बात मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि आप क्लास जब टच करते हैं स्क्रीन को, तो कैपेसिटिव स्क्रीन में कभी आपने देखा होगा कि स्टाइलस या उंगली जो है बिल्कुल लगानी लाजमी नहीं है, उसके करीब ले आए तब भी वो जो है टच का काम देता है। तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए एक बात याद रखें कि आपके जो बादल होते हैं ना,
जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि बादलों के बीच में चार्ज एक में बहुत ज्यादा स्टोर हुआ होता है, दूसरे में नहीं होता। इनके बीच में कोई तार तो नहीं एग्जिस्ट करती, पर उसके बावजूद बिजली जो है वो चमकती हुई दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। वो क्या होता है कि चार्ज इतना ज्यादा होता है कि वो जगह जबरदस्ती बना लेता है अपनी। इसमें एक और एग्जांपल है, आप अगर टीवी का आपने स्विच जो है प्लग इन किया हो और कनेक्शन लूज हो तो इन दैट केस क्या होता है, एक ब्लू लाइट नजर आती है आपको, जिसे आप स्पार्किंग कहते हैं। तो स्पार्किंग क्या होता है कि कंडक्टिंग के लिए जब आपको एक मटेरियल नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, पर चार्ज इतना ज्यादा हो गया था कि वो हवा जो है, हवा के अंदर ही वो कंडक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, और उसका यानी इसका एक और एग्जांपल दूं तो लेट सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड पे एक और प्लेट है कंडक्टिंग मटेरियल की जिसको आपने अर्थ किया हुआ है, जमीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि अगर तो इन दोनों को आप जोड़ देते ना तो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पर अगर इन दोनों के बीच में खाली हवा है तो अब क्या होगा कि अगर बैटरी कमजोर है तो फिर इसको आपको, अगर बैटरी कमजोर है तो इस प्लेट को आपको बहुत ज्यादा करीब लाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि इस दोनों के बीच में एक स्पार्किंग होगी और करंट यहां से यहां फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्लेट बहुत दूर है और ये 12 वोल्ट की बैटरी थी तो इतनी चार्ज ही नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है कि हवा में जहां पे करंट जा सके, तो कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता यह सब 12 की बजाय 1200 वोल्ट का अगर पावर सोर्स लगा देते हैं तो अब क्या होगा कि वो इतना ज्यादा चार्ज है कि वो हवा के अंदर एक बहुत बड़ा स्पार्क बनेगा और इसके बीच में आपको ब्लू रंग की आर्क नजर आ जाएगी। ठीक है, ये मुझे पहले ख्याल नहीं आया, वरना मुझे पहले याद आता तो मैं इसकी एक वीडियो आपको शो कर सकता था स्पार्किंग की। वो आप घर पे अपना यूट्यूब पे देख लेना स्पार्किंग की वीडियो, ताकि आपको नजर आ जाए, विजुअलाइज कर सकें जो मैंने बात की है। ठीक है, तो इसलिए टू कट इट शॉर्ट, आपको टच करना लाजमी नहीं है, बस इतना करीब हो कि चार्ज जो है आपकी उंगली से फ्लो आउट कर सके। और वो जब फ्लो आउट करेगा तो फिर आपके जो सेंसर लगे हुए थे साइडों पे, उनको जो करंट रिसीव होगा वो काफी वीक होगा, और उस वीकनेस को आप मेजर करके डिसाइड कर सकते हैं कि उंगली जो है उस साइड के कितने करीब थी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्लास टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट हो गया। एनी क्वेश्चंस? किसी ने बीच में सवाल किया था जिसे मैंने रोका था, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपना सवाल? चले ठीक है, मूविंग ऑन। आखिरी जो बात है, ये क्लास के शुरू में किसी ने मेरे से पूछा था, आपने कहा था कि, हाँ जी बोले बोले। सर वो मैंने मोबाइल की टच के बारे में पूछा था, लॉक अनलॉक करने के लिए, वो आपने भी कहा था अगर कि वो टच स्क्रीन ही होती है, वो टच स्क्रीन होती है हर वक्त। फिंगर जो ठीक है, भी सही चलेगा। ऑल राइट। आखिरी जो आज का पॉइंट है वो ये है कि आपके, हमने अभी डिफरेंट डिवाइसेस की बात की है, मेमोरी की बात की है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क जो उसकी बात की है, सीपीयू की बात की है, इनपुट की बात की है, आउटपुट की बात की है, पर इनके बीच में सिग्नल करंट जो है वो ट्रेवल कैसे कर रहा होता है। तो क्लास एक और कॉन्सेप्ट जो आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, वो है बस का। बस क्या होते हैं, अगर आपने कभी कंप्यूटर खोल के देखा हो तो उसमें आपको एक रिबन जैसी चीज नजर आएगी, एक पतली सी पट्टी सी होती है। तो वो पट्टी जो है वो एक्चुअली बस कहलाती है। और होता क्या है कि उस पट्टी के थ्रू आपका इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेन मेमोरी, आउटपुट सारे कनेक्टेड होते हैं। और हो क्या रहा होता है कि लेट सपोज इनपुट डिवाइस पे कोई करंट आया है तो वो उस बस के थ्रू होता हुआ जो भी उस बस के साथ कनेक्टेड है उन सारों को करंट जाएगा। पर वो करंट अगर सीपीयू के लिए था तो होगा क्या कि मेन मेमोरी उसे इग्नोर कर देगी, आउटपुट डिवाइस इग्नोर कर देगा और सीपीयू से रीड कर लेगा। ठीक है, अब सीपीयू ने अगर ट्रांसमिशन करनी है तो सीपीयू क्या करेगा, वो देखेगा कि बस में कोई करंट तो नहीं आ रहा, बस खाली है, फारिग है। और अगर फारिग है तो लेट सपोज सीपीयू ने मेन मेमोरी को कोई कमांड भेजनी थी, तो अब इस बस के थ्रू ही वो करंट पास करेगा मेन मेमोरी को, और वो करंट इनपुट डिवाइस को भी जाएगा, आउटपुट को भी जाएगा। पर क्योंकि उन्हें पता है कि ये करंट हमारे लिए नहीं है सिग्नल, तो वो इग्नोर कर देंगे और सिर्फ मेन मेमोरी जो है वो उस सिग्नल को रीड कर लेगी।
ठीक है, तो ये बस है, बस सारों के साथ कनेक्टेड होती है और जिस जिसके साथ कनेक्टेड है हर किसी को ट्रांसमिशन की इजाजत है, प्रोवाइडेड कि कोई और उस टाइम पे ट्रांसमिट ना कर रहा हो। और वो ट्रांसमिशन का जो करंट होता है वो सबको जाता है, पर रीड सिर्फ वही करता है जिसके लिए वो था, जिसके लिए वो सिग्नल नहीं था वो उसे डिलीट इग्नोर कर देगा। ठीक है, क्लास टाइम खत्म हो गया, अगर कोई सवाल हुआ तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर और अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।